आज हम मिलेंगे फकीर ऑफ बॉलीवुड। प्लीज वेलकम आदिल भाई। आइए भाई। अरे नमस्कार। कैसे हो? पहले फैशन शो के अंदर कैटरीना कैफ थी, निकिता आनंद, नीति गावतरेकर मिसेस वर्ल्ड थी, ओबिस भाई, कमल भाई और रितु शिवपुरी जो दीदी हैं, उन सबको पता था कि भैया आदिल कैसा है, कि जो इमेज हमारे सामने जो क्रिएट की गई है, तो मैं वो बनना नहीं चाह रहा। तो फिर वो बंदा जो कभी वर्कआउट मिस नहीं कर रहा, उसको एक इमोशन ने उड़ा दिया। मतलब ऐसा उड़ाया कि मैं न्यूरोलॉजिकल पैरालिसिस तक चला। और गिल्ट कभी भी दिया नहीं जाता, लिया जाता है। तो हर किसी के जीवन में एक इंटरवल होता है। मतलब मेरा परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ और टुवर्ड्स माई सेल्फ वो चेंज हो गया। मेरे ख्याल से तो भगवान ही याद आता है। शाम का 6:30-7 बजे का टाइम था, गाड़ी चल रही है और मेरा जो सर है वो साइड वाली विंडो पे था। मैं ये लाइट्स को देखते देखते डन। उसके बाद मेरे को याद नहीं है कि मैं कहाँ पे था। और मैंने 2 बुक पूरी जर्नी में जब फ्लाइट ली और वो सारी चीजें, वो साईं बाबा की थी। वो मैंने कभी खोली नहीं, आज तक नहीं खोली, और उसको पकड़े रखना ही मेरे लिए काफी था। उस चीज को सुबह मेरी सिस्टर ने देखा कि मेरे दोनों हाथ हैं वो ऐसे रखे हुए हैं। और जब मैं उस चीज से बिल्कुल ठीक हो गया, उससे लेके अब तक मैं बीमार ही नहीं होता। कि मैं बीमार हुआ कैसे? ये दूसरे टाइप का पेशेंट मैं। आयुर्वेद पढ़ सब सकते हैं, आयुर्वेद जी कम लोग रहे हैं। जो एक योद्धा मूवमेंट जो स्टार्ट हुई, उस योद्धा मूवमेंट का मेन उद्देश्य ये है। और यहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई जो तुम कह रहे थे, 360 डिग्री जो टर्न हुआ। एक एक्टर जो योगी या फकीर या योद्धा में कन्वर्ट हो गया, तो ये उसकी जर्नी। बजरंगबली जी आए। जय हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है और ये जो पॉडकास्ट है, आपको लग रहा होगा कि पूरा सीन चेंज है। ये पॉडकास्ट बेसिकली मैं आज कर रहा हूँ हिसार, हरियाणा से। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहाँ मैं पढ़ा बढ़ा और मैंने अपनी पढ़ाई की। और इस पॉडकास्ट को करने का एक खास मकसद है। उस मकसद के पीछे एक खास इंसान है जिनको हम बचपन से जानते हैं, बट मिलने का सौभाग्य आज मिल रहा है। सो बेसिकली आपने सुना होगा बादशाह ऑफ बॉलीवुड, शहनशाह ऑफ बॉलीवुड और सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। आज हम मिलेंगे फ़कीर ऑफ बॉलीवुड से। तो फ़कीर ऑफ बॉलीवुड मैं क्यों बोल रहा हूँ उनसे, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत खास रीज़न है। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हैं हम, प्लीज़ वेलकम आदिल भाई। आइए भाई। अरे नमस्कार। कैसे हो? बस प्लेजर। क्या क्या इंट्रोडक्शन हो सो गया। बेसिकली मैंने फकीर। आपको फ़कीर ऑफ बॉलीवुड बना दिया, क्योंकि मैं जितना आपसे मिला हूँ, हम्म। मैं आपसे जितनी बातें करता हूँ, तो उससे मेरे को यही लगता है कि जो काम आप कर रहे हो लोगों के लिए, जिस तरीके से आप लोगों के बीच में हेल्थ को लेके अवेयरनेस बना रहे हो और खाने को लेके जो आपकी एक जर्नी है, वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, है ना? तो मतलब मेरे को लगता है कि ऐसा, क्योंकि आप बॉलीवुड में हो और काम कर रहे हो लोगों के बीच में जाके, तो मेरे को लगता है फ़कीर ऑफ बॉलीवुड आपके लिए एकदम सेट बैठता है ना। कैसे चलिए, कैसा अगर लगता है आपको? मतलब आपके दिल से आ रहे हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं। चलिए भैया, फकीर हो बॉलीवुड सही। तो कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? मैंने तो आपकी जर्नी जानी है पूरी, बीच में हमने देखा है किस तरीके से आप अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आई। तो कैसे कैसे हुआ ये सफ़र शुरू? देखिए, जैसे वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, हिसार में पला बड़ा। और ये एक्चुअली मेरे डैडी का सपना था एक्टर बनने का। मगर जैसे हम सब मिडिल क्लास वाले लोग, तो मतलब हमारे लिए बॉम्बे काफ़ी दूर है और काफ़ी बड़ी चीज़ है। अब तो शायद वो छोटा हो गया, मगर जिस समय मैं 1998 की बात कर रहा हूँ, तो जिस समय मैंने ग्रेजुएशन वगैरह की, तो वो किया तो एक्चुअली बचपन में, जब मैं 10 साल का था, तो मेरे डैडी ने मुझे ऐसे ही बस बैठा था डैडी के पास, और उन्होंने बताया कि भैया, माय फादर इज़ गुड लुकिंग मैन, स्टिल इज़। तो वो हीरो बनना चाहते थे। अच्छा। मगर मेरे दादा ने उन्हें कभी जाने नहीं दिया, बोले भैया नौकरी कर ले, और वो नौकरी में आ गए। मगर उन्होंने वो अपना सपना मुझे जब बताया, जब मैं 10 साल का था, कि भैया मैं आज ये होता तो पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा। तो पता नहीं, हर किसी के अंदर शायद कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं जो हमने कभी सुनी होती है अपने माँ बाप से, और वो तो मेरे जहन में वो बात रह गई। तो मैंने इंजीनियरिंग वगैरह की, और उसके बाद प्रोई और कैटिया के सॉफ्टवेयर्स करने में चंडीगढ़ गया। अब अपना ही यहाँ हरियाणा वालों का डील डोल वैसा रहता ही है। तो फिजिक वगैरह ठीक थी, और थोड़ा जिम वगैरह कर लेते थे। तो और सबसे मेन चीज़ कि मेरे डैडी हमेशा मुझसे जब भी फ़ोन पे बात करते, या अभी जब भी मिलते हैं, तो सबसे पहले एक ही चीज़ पूछते हैं, तेरी सेहत कैसी है। अच्छा। हाँ। और आई थिंक उनको ये सीक्रेट पता नहीं पहले से पता था, या उनको पता है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है हर एक इंसान के लिए, वो उसकी सेहत है।
बिल्कुल। तो उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कमाई कैसी चल रही है, उन्होंने हम्म। कभी ये नहीं पूछा कि भैया लाइफस्टाइल कैसा चल रहा है, क्या नया प्रोजेक्ट आ रहा है, मगर वो हमेशा ये पूछते थे कि भैया तेरी सेहत कैसी है। तो वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे अंदर आई अपनी सेहत को लेके, वो मेरे डैडी से आई। राइट। और तो मैं अपने शरीर का हमेशा ध्यान रखता था और फिजिक वगैरह और अच्छी मेंटेन रख रखी थी, क्योंकि डैडी जब भी मेरे को देखते तो ही यूज्ड टू फील प्राउड कि हाँ भैया ये मेरा छोरा है, 6 फुट हाइट है और ये ऐसा गाता है जैसे अपने हरियाणा में। राइट राइट। तो जब मैं चंडीगढ़ गया तो वहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और वहाँ पे मुझे समझ आया, क्योंकि मैंने पहला जो शो किया 2002 की बात है, और वो ऐसे ही आ गया था फ्लूक से। मेरे कुछ दोस्त थे तो वो मुझे वहाँ ले गए और वहाँ पे मुझे पहला फैशन शो मिल गया। और उस पहले फैशन शो के अंदर कैटरीना कैफ थी, निकिता आनंद उस टाइम मिस इंडिया थी, वो थी, अदिति गावतरेकर मिसेस वर्ल्ड थी, और जसी रंधावा उस टाइम की वो सारी टॉप मॉडल्स थी, और मैं उनके बीच में। अच्छा। और तो मतलब ये एक कोइंसिडेंस था उनके बीच में होना, या फिर पहले से आपने प्लान किया था जाने के लिए या कुछ? नहीं, इट वाज अ कोइंसिडेंस। अच्छा। क्योंकि मैं वहाँ पे चंडीगढ़ अपना ये काम कर रहे थे और मेरा कभी भी मॉडलिंग की तरफ रुझान था नहीं, क्योंकि मैं अपना शरीर अपने लिए बना रहा था। राइट। मतलब मुझे ये नहीं था कि मैं कुछ किसी चीज को अचीव करने के लिए, मेरे को हाँ। सिर्फ एक ही चीज अचीव करनी थी, मेरी अच्छी हेल्थ। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था जब आपको ये पता चला कि भाई इसमें तो पूरे इंडिया की सारी हस्तियां आ रखी हैं और मैं एकदम बीच में आ गया हूँ? नहीं, वो मेरे लिए सरप्राइज था एक्चुअली। तो वो क्या था कि मैं वहां पे पहुंचा और मुझे तब तक पता नहीं था कि ये सब आ रहे हैं। हाँ, मुझे ये लगा कि एक फैशन शो है और जहाँ पे मॉडल्स वगैरह आएंगे, और ये वहाँ पे चंडीगढ़ में नॉर्मल था। तो जब मैं उस 5 स्टार होटल के अंदर पहुंचा, उन्होंने 2 लड़के सिलेक्ट किए थे। तो मैं जैसे वहां पे पहुंचा तो इधर से एक लड़की आई, और उस टाइम उसकी कैटरीना की बूम फिल्म आई थी। तो वो आई और मेरे साइड में खड़ी हो गई, एंड आई वाज सरप्राइज कि भैया ये कौन। फिर एक और मॉडल आई, सारी लंबी लंबी। मैं भैया ये कौन है। फिर धीरे धीरे जैसे ही वो सारी आते गई तो मेरे लिए सरप्राइज था। तो मैं एकदम फोन निकाला और मैं पीछे गया और अपनी बहन को फोन किया, बड़ी बहन को। मैं, बहन तेरे को पता है मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं, ये सब आया रही मेरे साइड में। मेरी बहन तो फोन पे ही रोने लगी। अच्छा। बोले मेरा भाई तो स्टार बन गया। मैं, भैया पता नहीं क्या है मगर कुछ अलग हो रहा है मेरे साथ। मतलब मेरे को पता नहीं कि मैं ये कैसे यहाँ खड़ा हूँ। और फिर वो फैशन शो हुआ और अगले दिन चंडीगढ़ टाइम्स के अंदर मेरी पिक्चर्स थी। एक साइड मिस इंडिया खड़ी है, एक साइड मिसेस वर्ल्ड खड़ी है, और बीच में तुम्हारा भाई खड़ा है। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा। क्योंकि यहाँ से वो जो पिछला जो एक सपना था जो अंदर रहा हुआ था, उसको दोबारा चिंगारी मिल गई। मुझे लगा कि हम वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं हर हफ्ते चंडीगढ़ टाइम्स के अंदर आता गया, न्यूज़पेपर वगैरह और वो फैशन शोज और मिलते गए, और यहाँ से मुझे लगा कि हाँ अब ये हो सकता है। तो यहाँ से वो जो तुम कह रहे हो कि हाँ जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, वो यहाँ से बेसिकली इसमें एक वर्ड है आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चला हुआ है, मैनिफेस्टेशन। बड़ा वो है। तो इसमें एक वर्ड आता है जैसे, क्योंकि जब आपकी जर्नी, जब आप सिर्फ 10 साल के थे तब आपके पिताजी की एक डिजायर थी कि यार मैं कुछ करूं, क्योंकि वो भी हैंडसम थे और वो थे। फिर वो वाली जो डिजायर है वो ट्रांसफर हुई आपके अंदर, शायद 10 साल की उम्र में आपको लगा कि यार मेरे को अब करना है। बट वो जब टाइम आता है, चीजें होती रहती हैं, तो आप वो आपने एक चीज मैनिफेस्ट की और यूनिवर्स के अंदर छोड़ दी। जब भगवान को लगा कि यार ये तो भूल गया सब कुछ, कुछ कर ही नहीं रहा ये, तो उसने सीधा आपको लेके वहां पे भेज फैशन शो पे जाके खड़ा कर दिया कि भैया करना है। हाँ, शायद ये हो सकता है कि देखो, मुझे जहां तक लगता है हम सब एक हिस्सा हैं अपने माँ और बाप का। हाँ। क्योंकि जब वो दोनों साथ में मिलते हैं तो हमारा निर्माण करते हैं। तो उनकी इच्छाएं, उनकी सारी चीज जो सेंसेस हैं, सेल्स हैं, वो सभी तो हमें क्रिएट कर रहे हैं। मैं हमेशा हर किसी को कहता हूँ कि हम और कुछ नहीं है, हम उस माँ बाप का छोटा अंश है। हम उन्हीं में से तो निकले हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली। तो वो शायद वो डिजायर जो डैडी की थी वो मेरे अंदर ट्रांसफर हो गई होगी। और ये करते करते फिर वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैंने सोचा कि मैं क्या ये सपना भी मैं पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो चीज थी वो तो मैंने कभी सोची ही नहीं थी, मॉडलिंग वाली जो होगी। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि जिस चीज को मैं यूं सोचता था कि इट्स इम्पॉसिबल, तो क्या वो हो सकता है। और फिर जहाँ पे मैं रैंप्स पे चल रहा था और लोग इंस्पायर हो रहे थे और मुझे मोटिवेट भी कर रहे थे कि हाँ भैया तुम सही पाथ पे हो,
तो मुझे लगा भैया हो सकता है। हम्म, तो फिर मैंने पूरी एनर्जीज वहां पे पुश करनी शुरू की, और फिर वहां से जो मेरा हर एक मूव था मेरी लाइफ का, बीइंग एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, वो सारा मेरा बॉम्बे की तरफ मूव था। तो मैं एक चीज से दूसरे की तरफ और दूसरे से तीसरे की तरफ, बॉम्बे की तरफ मैं हर एक काम इसीलिए कर रहा था क्योंकि मुझे बॉम्बे जाके वो करना है। तो बेसिकली आपको जो एकदम जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई चंडीगढ़ से, और आपको पता नहीं चला कि आप कब बॉम्बे पहुंच गए? नहीं भैया, ऐसा हुआ या फिर उसके लिए और एफर्ट डालेगी बॉम्बे जाने के लिए? तो सबसे पहले जो जिस तरह से मेरे दादा मेरे डैडी के आगे खड़े हुए, तो सबसे पहले मेरे डैडी मेरे सामने खड़े हुए कि भैया नहीं जाना। अच्छा। हाँ। तो जब मैंने डैडी को वो न्यूज़पेपर वगैरह दिखाया कि भैया मैं आपका बेटा ये कर रहा है और ये सब चीजें, तो वहां पे वो जर्नी का ट्विस्ट आया। अब जैसे जो भी मेरे दोस्त इस चीज को देख रहे हैं तो उन्हें समझ में आना चाहिए कि डैडी को वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे लगा। तो अगर तुम्हें भी शायद पता हो या ना पता हो, तो मुझे आदिल और चहल के नाम से जानते हैं अधिकतर लोग, मुझे चहल के नाम से जानते हैं, बट माय रियल नेम इज संदीप चहल। अच्छा। जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। तो जैसे मेरे डैडी का नाम कुलदीप चहल, छोटे भाई का नाम प्रसन्नदीप चहल और मेरा संदीप चहल। दीप दीप करके हमारे घर का नाम दीप कॉटेज ऐसे है। अच्छा। अब आदिल कैसे आया, ये एक स्टोरी है। ये एक स्टोरी है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको तो ऑल ओवर हिसार में तो आप, हमें पता है कि कितने पॉपुलर थे उस टाइम पे, और हर बंदा आपको आदिल के नाम से ही जानता है। मेरे को तो इतना ही याद है, मैं आदिल के नाम से जानता है। तो जो मेरे क्लासमेट्स थे बचपन से, अगर वो ये इसको देख भी रहे होंगे तो उनको पता ही होगा, क्योंकि काफी लोग हैं जो मुझे संदीप के नाम से कहते हैं। कुछ हैं जो सोनू कहते हैं, कुछ हैं जो चहल कहते हैं, कुछ हैं जो आदिल कहते हैं। दे मेट इन डिफरेंट फेसेस ऑफ माई लाइफ। तो जो जिससे मिला उसने वो अपना लिया, मगर एज अ ऑडियंस उनको सब पता होना चाहिए, क्योंकि हम भाई हैं और खुल के सच के साथ सामने आ रहे हैं। तो एक्चुअली मैं जब चंडीगढ़ स्टडी कर रहा था तो तब तक वो संदीप चहल ही था। अच्छा। तो मैं 17 की मार्केट में था मेरे दोस्त के साथ, रविंदर रंगा नाम है उनका, अब फरीदाबाद में जॉब कर रहे हैं। तो हम वहाँ चंडीगढ़ के अंदर और वेट कर रहे थे अपने किसी दोस्त की, आधे घंटे का वेट था। अच्छा। तो कोई एक फैशन कोऑर्डिनेटर आए और उन्होंने मेरी फिजिक और हाइट वगैरह दूर से देख के उन्हें लगा भैया मॉडलिंग कर सकता है। तो वो खुद आया मेरे पास और वो बोला कि आर यू इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग? तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं था। तो वो बोले कि ये मेरा कार्ड है, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कॉन्टैक्ट। अच्छा। वो मैंने वो कार्ड जेब में डाल लिया, मगर बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। मैं बस अपने भैया जैसे आप सारे लोग भैया मस्ती में दोस्तों के साथ कर लिए, लड़की वगैरह घूमना फिरना ये सब सबका चलता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक हफ्ते के बाद मैं और मेरा दोस्त उसी मार्केट में थे एंड वी वर वेटिंग फॉर समवन। एक दोस्त था जो आने वाला था, वो आधे घंटे का समय था, और जो आधे पौने घंटे वो हमेशा ही लेट होता था। अच्छा। तो वो पहले भी लेट हो रहा था, उसी की वजह से इससे मिलना हुआ। और ये आधे पौने घंटे के दौरान मैं बोला यार वो एक बंदा कार्ड दे के गया था, मैं चल टाइम पास करके आते हैं। तो मैं और वो रंगा हम टाइम पास करने उसके पास चले गए। अच्छा। तो उसका एसईओ था वहाँ पे, तो वो देखने तो जैसे ही हम वहाँ गए तो फिर उसने मेरी कुछ पिक्चर्स वगैरह ली, और कुछ पिक्चर्स लेके उसने मुझे फॉर्म दिया कि बोला प्लीज फिल इट अप। अच्छा। तो मैं अपना असली नाम नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड था ही नहीं, मुझे करना ही नहीं था। मगर जैसे ही मैं नाम लिखने लगा तो उस समय मेरी मम्मी के साथ मैं टीवी सीरियल देखता था, उसमें मेरी मम्मी का फेवरेट कैरेक्टर था आदिल। अच्छा। तो मेरी मम्मी हमेशा मेरे को कहती थी देख इस आदिल जैसा लड़का होना चाहिए, आदिल जैसा लड़का होना चाहिए, देख कितना शरीफ है, कैसे करता है, क्या करता है। क्योंकि हर एक माँ किसी ना किसी इमेज से तो अपना कंपैरिजन कर ही देती है, माँ बाप। तो मैं क्या था, जैसे वो नाम लिखने लगा ना उस फॉर्म के अंदर, तो मेरे को वो पता नहीं कहाँ से वो आदिल क्लिक हो गया, कॉन्शियस में था वो। हाँ। तो मैंने वो आदिल लिखा, मगर जैसे ही मैं सरनेम पे गया, अरे भैया सरनेम तो भैया हमारे लिए बड़ी चीज है। सही। तो वो आदिल करके मैंने आगे चहल लिख दिया, और फिर वो पूरी फॉर्मेशन करके मैंने उसको फॉर्म दे दिया। अब ये बंदा भी मुझे उसी शो के लिए बुला रहा था जो मैंने तुम्हें बताया कि मेरे दोस्त मुझे लेके गए। मैंने इसको मना कर दिया। अच्छा। ये बोला कि भाई साहब एक फैशन शो है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। मैं बोला मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और उसी फैशन शो के लिए मेरे दोस्त मुझे ले गए। ये तो भाई साहब भगवान ने कमाल की प्लानिंग बिठा रखी थी आपके लिए। तो बस पता नहीं, मगर ये चीज है कि जिस तरह से मेरा ये नामकरण हो गया, फिर क्या हुआ कि अब मैं वहां चला गया, तो आदिल नाम से वो फॉर्म वगैरह ऑलरेडी उसने मॉडल कोऑर्डिनेटर ने पहुंचाया हुआ था, तो मैं उसी नाम से एंट्री करी। और ये सारा करके वो जो सेटअप हुआ वो ये हो गया कि नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर के अंदर
यहाँ निकिता आनंद है और यहाँ वो अदिति गावतरेकर थी और बीच में मैं खड़ा था, मगर नीचे जो नाम लिखा था वो आदिल चहल था। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि क्योंकि इतने सारे न्यूज़पेपर जो इकट्ठे होते जा रहे थे, क्योंकि उसके बाद सब आदिल को ढूंढ रहे थे कि हाय इज इट आदिल, नेक्स्ट फैशन शो है। मैं बोला हाँ। अब मेरे दोस्तों को मैंने जब न्यूज़पेपर दिखाया वो बोले ये आदिल कौन है? बोला भैया मैं हूँ। बोले तू कब आदिल हो गया? मैं भैया बस हो गया, मुझे अब क्या बता। तो इस तरह से करते करते जो वो स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर्स होता गया, तो वो जब मैं घर लेके आया डैडी को दिखाने, डैडी बोले दिखे तो तू है, नाम क्या है? मैं बोला भैया बदल गया। बोला तने बदलना था तो यो ही बदलना था। बोले समझ रहे? बोले यो ही बदलना था। मैं भैया पता नहीं कैसे हो गया मगर अब तो हो गया। सही बात है। तो बस तो इस तरह से वो जो संदीप चहल था वो आदिल चहल हो गया, और फिर आदिल चहल हो गया तो फिर वो जो अब जो भी प्रोफाइल्स वगैरह हैं वो आदिल के नाम से। तो इस तरह से जो नामकरण हुआ वो इस तरह से हुआ। मगर ये मेरा इसलिए जरूरी था बताना क्योंकि मेरे सभी यार दोस्तों को पता है। हाँ, फिर भी एक जनरल पब्लिक के मन में एक परसेप्शन होता है कि यार हाँ है ना। तो मेरा ये था कि आपके जरिए और जो भी ऑडियंस इसको समझ रही है, बॉलीवुड में तो थोड़ा सा ये कल्चर भी है नाम चेंज करने का। हाँ। और थोड़ा सा और वो ऑटोमेटिकली आपके ना चाहते हुए नाम चेंज तो मेरा नामकरण ऐसे हुआ भैया, मैं कोई वो एक से दूसरा किसी और कारण से नहीं बना, मगर हाँ इस तरह से हुआ। ठीक है। तो बॉम्बे जब आपके पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं जाना, तो उसके बाद का कैसे स्टार्ट हुआ जर्नी? फिर उसके बाद एक्चुअली डैडी ने कहा जॉब कर ले भैया। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है और प्रो ई कैटिया का मैं वो कोर्स करके गया था, उसकी पेमेंट डैडी ने दी थी। और फिर उसके बाद मैं गुड़गांव गया जॉब ढूंढने। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया तो वो बोले नहीं आपको कम सिखाया था, आपको दोबारा कोर्स करना पड़ेगा। अच्छा। तो जैसे ही वो कोर्स वाली बात आई तो मेरे प्रॉब्लम क्या आई कि मैंने डैडी को कहा कि डैडी मुझे सीखना है। बोले अभी सीख के तो आया है। अच्छा, समझ रहे हो? हाँ। तो फिर जब नया सीखने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पैसे के लिए मना कर दिया। बोले अब मेरे पास बार बार पैसे नहीं है। अब ये कहेंगे फिर और कोई कह देगा भैया नहीं सीखा, फिर और कोई कह देगा नहीं सीखा। बोले कि मैं पढ़ाते ही रहेंगे क्या? बोले नौकरी कर ले। वो तो वहाँ अपना एक कॉल सेंटर है जनपेक्ट करके, उसमें कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के तौर पे जॉब की और फिर 18 महीने वहाँ पे जॉब की। तो वहीं से ही थोड़ा इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा शुरू होना शुरू। अच्छा। फिर वो करके मगर कीड़ा गया, जाना बॉम्बे है। मगर फिर डैडी ने जाने नहीं दिया, मतलब इधर से डैडी रोक रहे थे। और फिर वहाँ से फिर मैं, क्योंकि मेरी जो मेन इंटरेस्ट था हमेशा से फिटनेस था, तो आई ऑलवेज बिलीव कि जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, मतलब कि जब तुम कोई काम नहीं कर रहे होते जो किसी ने दिया हुआ है, उस समय जो तुम खुद के लिए करते हो वो असल में तुम हो। आर यू गेटिंग इट? कि जब तुम बोर हो रहे हो उस समय तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हारा असली नॉलेज, असली अंडरस्टैंडिंग है जो तुम्हें अंदर से पुश कर रहा है। तो जब मैं कुछ नहीं करता था, जब मैं खुद के साथ बैठता था, तब मैं फिटनेस को देखता था। तब मेरे को समझ में आया कि मेरे लिए फिटनेस ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं हर टाइम ये देखता था ये बंदा कैसी एक्सरसाइज कर रहा है, ये कैसी एक्सरसाइज कर रहा है, ये क्या कर रहा है। मेरे लिए जो बॉडी को समझना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था, बजाय इसके कि ये समझना कि भैया सूरज कब हो रहा है, ये एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये क्योंकि ये शरीर ही सबसे बड़ी चीज है जो हमारे साथ हमेशा रहती है। तो फिर मुझे समझ आया कि मेरा जो मेन फोर्टे था इतने सालों से, जब से मैं जिम और फिटनेस कर रहा था, फिटनेस मेरा मेन फोर्टे था। हर कोई मेरे से बात करता हुआ ये पूछता कि आदिल ये एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, तू डाइट क्या खाता है, हम क्या खाएं, क्या चेंज करें। तो वो करते करते वो सारा जो स्विच हुआ, फिर मैं फिटनेस इंडस्ट्री में आ गया। फिर मैंने दिल्ली के अंदर जॉब की एज ए फिटनेस मैनेजर। अच्छा। एज ए ट्रेनर जॉब की, फिर उन्होंने मुझे गुड़गांव शिफ्ट कर दिया एज ए फिटनेस मैनेजर, और 1-1.5 साल वहाँ पे काम करने के बाद देन आई शिफ्टेड टू बैंगलोर। ओके। और बैंगलोर में मैंने एक क्लब ज्वाइन किया, वहाँ पे दे गेव मी अ जॉब एज ए फिटनेस मैनेजर। क्योंकि मुझे एक दोस्त है मेरे फैशन डिज़ाइनर अंकुर सेन, उन्होंने मुझे बताया इफ़ यू आर इन बैंगलोर तो तू प्रसाद बिदप्पा से जरूर मिलिए। अच्छा। तो फिर मैं उधर मिलने गया, वो फैशन शोज काफ़ी करते थे, डिनो मोरिया और ये सब काफ़ी मॉडल्स हैं जो प्रसाद बिदप्पा ने इंडस्ट्री को दिए हैं। अच्छा। कुछ फोटोज़ वगैरह वहाँ दे के आया, फिर फैशन शोज वहाँ भी किए। वो करने के बाद फिर वहाँ भी न्यूज़पेपर्स में आना शुरू हुआ। फिर मुझे लगा कि हाँ यार, अब मैं खिसक के बॉम्बे के पास तो पहुंच चुका हूँ, साउथ में तो चला ही गया, तो यहाँ तक मैं पहुंच चुका था। अभी तक डैडी को ये नहीं पता था कि मैं मैकेनिकल की जॉब, वो जो
स्वास्तिक पाइप्स की जॉब छोड़ चुका हूँ। अच्छा अच्छा। और इस दौरान 2 साल हो चुके थे, मगर हाँ। मेरी बड़ी बहन को पता था हम्म कि मैं वो जॉब तभी छोड़ चुका था हम्म। और मैं फिटनेस के अंदर हूँ और ये हूँ। तो फिर एक कॉन्टेस्ट था जिसके अंदर सुबी सैमुअल और विक्रम फडनीस ये सब जज थे, और वो कॉन्टेस्ट हो रहा था जूम इंडिया जूम चैनल के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो उस पर एक आया था कॉन्टेस्ट, इंडियाज इंटरनेशनल फेस। हम्म उसके लिए मैंने बेंगलोर से अप्लाई किया, हम्म और उसमें बेंगलोर से 2 लड़के और 2 लड़की सिलेक्ट हुए थे, उसमें से मैं एक था। अच्छा ये मैं पहली बार फिर बॉम्बे गया, अच्छा। क्योंकि उनका जो मेन कॉन्टेस्ट Zoom- था वो बॉम्बे होना था। अच्छा, वो बॉम्बे होता था, ठीक है। तो वो जूम वालों ने किया था, वेस्टर्न होटल में वी स्टेड फॉर अ मंथ, और वो एलिमिनेशन राउंड्स थे। हर एक राउंड के बाद 2 बंदे निकल रहे थे, और इस तरह से उसके अंदर मैं फर्स्ट रनर अप आया था। तो वहां पे जब सुबी सैमुअल सर से मिला और इन सब से मिला, और वो फोटोशूट वगैरह चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आदिल, आई थिंक यू हैव टू बी इन बॉम्बे। तो वो जो इंस्पिरेशन, और सुबी सैमुअल जैसे एस फोटोग्राफर ने जब ये चीजें बोली, जो सभी सेलिब्रिटीज के फोटोज करते हैं, तो मुझे लगा कि इन्हें कुछ तो दिखा होगा। तो फिर मैं बेंगलोर वापस गया, और मैंने लास्ट मंथ का वो सैलरी का किया, और मैंने उनको बोला भैया आई एम लीविंग। अब मैंने डैडी को फोन किया, अच्छा। मैं डैडी मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। बोले बॉम्बे? बॉम्बे क्या करेगा? मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। बोले मगर तू तो मैकेनिकल की जॉब कर रहा है ना। मैं बोला भैया वो 2 साल पहले मैंने छोड़ दी। बोले 2 साल? बोला मेरे को लगा तू बेंगलोर में वो जॉब कर रहा है। अच्छा। फिर मैंने डैडी को सारा बताया कि भैया मैं इस इंडस्ट्री में आना चाहता था, और मेरे को आशीर्वाद दो, क्योंकि मैं माँ बाप के आशीर्वाद के बिना वो नहीं कर पाऊंगा। तो डैडी बोले जब तूने इतनी जिद करी रखी है और जाना ही है तो जा, और अब दिखा दे कि तू क्या है। सही बात है। तो वो वहां पे मैंने बस पकड़ी और 1 महीने की सैलरी ली 25,000 रुपये, और 25,000 रुपये लेके मैं बॉम्बे पहुंच गया। तो कुल मिला के मतलब आपका वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है कि भाई साहब ट्रेन से उतरे हैं ना ना भैया दोस्त नहीं मिले। मेरे साथ तो यही हुआ था दोस्त ने फोन नहीं उठाया, मतलब ये मेरे को लगता था कहानियां है ये। पर जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मेरे साथ तो यही हुआ था कि जिसके भरोसे मैं गया था उसने फोन ही नहीं उठाया नहीं ये मेरे साथ हुआ, बाद में हुआ एक्चुअली। इसी के दौरान जब मैं वहाँ मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में था, तो एक दोस्त मेरा मॉडल जो उसी के अंदर था वो दोस्त बन गया, वो बॉम्बे रह ही रहा था। तो मैं बोला कि यार मैं बेंगलोर हूँ और बॉम्बे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। बोला कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, आ जा। अब मैं चला गया, 25,000 रुपये जेब में लेके उसके भरोसे चला गया। अच्छा। हाँ, समझ पा रहे हो? अब वहां पे जर्नी का ट्विस्ट वहां पे आया कि जिस बंदे के साथ रुकना था मुझे, वो ही मुझे रखने में कंफर्टेबल नहीं था। तो वो बोला कि यार तू 2-3 दिन के बाद आ जाएगा। मैं यार तेरे से पूछ के ही तो मैं आया हूँ। उस टाइम उसकी मम्मी उसके साथ रहती। राइट। तो फिर उसके बाद जिस दोस्त के पास मुझे रुकना था वो बोला कि यार मेरी मम्मी अभी रही हुई है और तू कुछ दिन कहीं और रह सकता है क्या? मैं बोला मैं कोई भी नहीं है यहाँ पे जाने वाला, मैं किसके साथ रहूं? मैं तो तेरे भरोसे तो मैं आया हूँ सारी चीज छोड़ के। मैं तो कह देता तो 1 महीने और जॉब कर लेता, मैं फिर अगले महीने आ जाता। मगर क्योंकि मैं आ चुका था और वहां छोड़ चुका था तो मैं वापस बैकआउट नहीं करना चाह रहा। फिर मैंने फेसबुक वगैरह पे एक दोस्त था जो चंडीगढ़ रहता था, मगर वो बॉम्बे शिफ्ट कर चुका था। मैं उसके पास चला गया। मैं बोला यार तेरे पास 1-2 दिन रह सकता हूँ क्या? मैं इतने ये जगह हो जाएगी। तो बोला कोई बात नहीं, आ जा। वो अपनी मम्मी डैडी के साथ रहता था, उसके साथ मैं 1-2 दिन रहा। मगर जैसे ही उसके साथ 1-2 दिन रहा तो फिर मैंने दोस्त को फोन किया, मैं भैया अब आ जाऊँ? बोला यार मम्मी अभी जा नहीं रही, तू 1-2 दिन और रुक सकता है। मैं यार मैं तेरे भरोसे तो मैं आया था। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, इनको इस दोस्त को बोला मैं 1-2 दिन और रुक जाऊं। अब मन मार के उसने कह दिया कि भैया रुक जा। मगर मैंने अंकल और आंटी के पीछे से आवाजें बातें सुनी कि भैया कब तक बैठा रहेगा ये, ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हैं बॉम्बे, कुछ रहने की जगह नहीं, कुछ नहीं। मगर फिर वही है ना कि वो खुद की मैं मार के मैं वहां बस पड़ा था। फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद और फोन किया, मैं यार अब तो अति होली, मैं अब इससे ज्यादा मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो फिर वो बोला कि भैया तू 2-4 दिन और रुक जा। मैं भैया अब नहीं हो सकता। फिर मैंने मेरी बहन को कॉल किया, तो मेरी बुआ जी के लड़के हैं रोहतक से, उनके कोई रिलेटिव थे वो बॉम्बे रहते थे, कोई डांसर वगैरह थे, और उन्होंने पहले क्या होता था ऐसे तुम एक लमसम अमाउंट देके वहाँ पे जगह रेंट पे ले सकते थे। अच्छा। तो पूरे साल तुम्हें किराया देने की जरूरत नहीं है, वो एक लमसम दे दिया।
हाँ, तो उन लोगों ने ऐसे लमसम दे के लीज रूम टाइप। रखे हुए थे। हाँ, हम्म, तो वो रूम वहां पे था। हम्म, तो वो बुआ के लड़के ने कहा कि भैया एक रूम है एक दोस्त का, तो उसको कॉल कर ले, वैसा पोश तो नहीं मिलेगा जैसा तू एक्सपेक्ट कर रहा है। हम्म, मैं भैया पोश कैसा नहीं, तो मेरे को कमरा दे दो, जगह नहीं तो फिर मेरे को जग बॉम्बे छोड़ना पड़ जाएगा। हाँ, तो वो कमरा मेरे को मिल गया, वो अपने तो मलाड में वो उसका कमरा था। हाँ, तो बोला एक बार जाके देख ले। मैं देखना नहीं है, मैं जा ही रहा हूँ। हाँ, वो बोला कि ठीक है, पड़ोसी है उनके पास चाबी है, हाँ, तो उनसे चाबी ले लिया। हम्म, मैं गया और फिर वहां पे नीचे ही मेरे को, मैं साईं बाबा को मानता हूँ, हम्म, तो नीचे ही जो एक बड़ी सी फोटो लगी थी उसी बिल्डिंग के अंदर, वो हम्म, साईं बाबा की थी। हम्म, और वहां पे मेरा दोबारा वो फ्लैशबैक हुआ कि मैं भैया जब, थैंक यू, तुमने संभाल लिया। हाँ, तो यहाँ से फिर वो जर्नी शुरू हुई अच्छा, और फिर मैं बॉम्बे चला गया और उस जगह पे था जहाँ पे उन्होंने रेंट ही नहीं दिया मैंने। मतलब मैं वहाँ मेरे ख्याल से 8 महीने 9 महीने रहा हूँ और रेंट नहीं ले रहे थे वो, बस मेरा खर्चा था। फिर वहाँ पे मैंने फिर फिटनेस की जॉब भी ढूंढ ली थी। अच्छा, मगर अब मेरे को किसी का पता नहीं कि भैया यहाँ एक्टिंग होती कैसे है। हम्म, फिर मैं पृथ्वी थिएटर गया, किसी ने बताया कि भैया पृथ्वी थिएटर में एक्टर्स बैठते हैं। हम्म, मगर मैं गया तो मॉडलिंग बेस पे था वहाँ से, अच्छा, मगर मैं मॉडलिंग और करना नहीं चाहता था। हम्म, मतलब मेरे को जब बनना ही एक्टर था, तो फिर मैं एक्टिंग की क्यों ना स्किल्स इम्प्रूव करूँ। ऑब्वियसली, तो फिर मैं एड वगैरह आती थी, कुछ कोऑर्डिनेटर्स के पास गया, फिर मेरे को पता चला यहाँ पे चीज़ें चलती कैसे हैं, कैसे तुम्हें जाके ऑडिशंस देने हैं, कैसे तुम्हें जाके उनको बार बार नॉक करना है। फिर वो चीज़ें जैसे सारे कर रहे थे मैं करता गया। और इस तरह से फिर पृथ्वी थिएटर में एक सलीम आरिफ जी का ग्रुप है, उसमें एंट्री मिली, अच्छा, जहाँ लुबना सलीम जी हैं, जावेद सिद्दीकी जी, और अपने गुलजार साहब, विशाल भारद्वाज, अपने हिसार के यशपाल शर्मा, ये सब वहाँ मिले। अच्छा, और फिर उनसे काफ़ी सीखने को मिला थिएटर से रिलेटेड। और फिर वहीं पे फिर पहली फिल्म मिली नौटंकी साला, आयुष्मान खुराना वगैरह के साथ। और फिर दूसरी मिली रॉर, टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस। एक नेहा है कास्टिंग डायरेक्टर, उसके थ्रू मिली थी। और वो नौरा फतेही के साथ मेरी पहली फिल्म थी। अच्छा, कमल सदाना ने वो फिल्म डायरेक्ट की थी अच्छा, और शूट हुआ था सुंदरबंस जंगलों के अंदर। हाँ वो फिल्म देखी थी मैंने, हाँ, काफी अच्छी फिल्म बनाई थी। हाँ, सलमान खान जी ने उसको प्रमोट हाँ, किया था और ये सब चीज़ें। हम्म, तो ये जर्नी थी मेरी बॉम्बे तक पहुंचने की। तो बॉम्बे से आने की क्या जर्नी है? बॉम्बे छोड़ने की भी जर्नी बड़ी वो है आपकी इंटरेस्टिंग। तो अभी आप बेसिकली यहीं बैठ के कर रहे हो सारा काम? हाँ, मगर मतलब मेरे हिसाब से ये है कि मैंने बॉम्बे छोड़ दिया, मगर जो आर्टिस्ट है वो जिंदा है। हाँ वो तो है ही। मतलब अगर हम एक आर्टिस्ट को या एक एक्टर को अगर हम किसी शहर में सोचेंगे भैया इस शहर से वो बंधा हुआ है, तो नहीं बंधा हुआ। शायद कोविड से पहले का एक परसेप्शन था कि आप बॉम्बे में रहोगे तो आपको काम मिलेगा, काम मिलेगा। बट अब वो परसेप्शन खत्म हो गया जब से OTTs वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें। अब तो इवन यहाँ बॉलीवुड की फिल्में शूट हो रही हैं, दिल्ली में हो रही हैं, यूपी में बहुत हो रही है। मेरे ख्याल से आज के दिन में बॉम्बे से ज़्यादा 80% फिल्में तो बाहर शूट हो रही हैं, क्योंकि अब बहुत सारी गवर्नमेंट ने सब्सिडी वगैरह दे दी है, सब कुछ कर दिया है, तो लोग प्रेफर कर रहे हैं कि अदर स्टेट्स में ही जाके चीज़ों करें, तो वो इजी हो गया अभी। हाँ, वो भी। और दूसरा क्या था कि देखो मेरा मानना ये है कि हर किसी के जीवन में एक इंटरवल होता है मूवीज की तरह, और इंटरवल के बाद कुछ है जो बदलाव आ जाता है। तो मेरी लाइफ में जो 360 डिग्री जो चेंज आया, जिसके बाद मतलब मेरा परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ और टुवर्ड्स माई सेल्फ वो चेंज हो गया। वो 2019 में हुआ। बॉलीवुड से वापस कैसे आना हुआ? हाँ, 360 डिग्री। मतलब 360 डिग्री टर्न कैसे हुआ? मतलब नॉर्मली, मतलब मेरी लाइफ में शायद गिने चुने लोग होंगे जिनकी लाइफ में कोई स्टोरी है, और 1% लोग ही हैं दुनिया में मेरे को लगता है जिनके पास स्टोरी है बताने के लिए। कि भाई आप किसी के साथ बैठोगे तो आप कई कई दिन तक बातें बता सकते हो उसको कि मेरी लाइफ में ये है, ये हुआ, ये हुआ। अदरवाइज नॉर्मल लोग तो अपने 9 to 5 में ही फंसे रहते हैं, उनके पास कोई स्टोरी नहीं है। स्टोरी पूछोगे भी तो बस ये है कि आज बॉस से लड़ाई होगी, आज बीवी से लड़ाई होगी, आज ये हो गया, यही स्टोरियाँ हैं जो बहुत जनरल। अब सोचो ना, 99% लोगों की यही स्टोरी है, तो कौन सुनना पसंद करेगा?
कुछ हाँ, कुछ मतलब आप जैसे लोग हैं जिनकी लाइफ में एकदम 360 चेंज, मतलब कई स्टोरीज होती है ना जिन पे आपको, अगर आप पर्सनली किसी उस बंदे से, जैसे मैं तो आपसे पर्सनली मिला हूँ, आपके बारे में जाना है, तो मेरे को समझ में आया हाँ यार ये बात सत्य है, क्योंकि मैं आपको बहुत टाइम से जान रहा हूँ, आज से नहीं, मतलब हमें शायद 2010 के बाद अकल आई होगी, तो तब से जान रहा हूँ मैं, मतलब कि वो यार हिसार में एक फेस है, हिसार में एक फेस है बॉलीवुड का, मतलब जब भी मिलते हैं, हमने तो आपको दूर से देखा है स्टेज पे, वही एक बार मिड टाउन में एक हो रहा था कुछ, वहां पे देखा था, तो फिर सडनली एकदम पूरा मेरा भी एक 360 है पूरा का पूरा, मैं आपसे अब मिला पिछले कुछ 3-4 महीनों से, तो तब पता चला अच्छा और ये कुछ, इसीलिए मैंने ये किया कि अरे करते हैं, क्योंकि हम वैसे नॉर्मली एक फ़ोन से ही पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मौका कभी कभी ही होता है जब आप स्टूडियो में नहीं बैठे हो, तो लाइटें नहीं लगी होती हैं, यहाँ मतलब एक रियल स्टोरी है, तो रियल स्टोरी के लिए आप कहीं पे भी करो, और लोगों तक बात पहुँचाने का जरिया होना चाहिए बस आपका। तो वो बताओ कि बॉलीवुड से वापस आने का क्या था, कैसे हुआ, क्या इंसिडेंट हुए आपकी लाइफ में? तो असल में ये क्या थी, ये कहानी शुरू होने लगी थी 2016-17 के आसपास। तो हर किसी की लाइफ के अंदर एक ट्विस्ट आता है, मेरी लाइफ के अंदर भी एक ट्विस्ट था कि जहाँ पे खुद के साथ ही द्वंद्व शुरू हुआ, मतलब कि उस इंडस्ट्री में रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि मैं वहाँ था मगर मैं वो नहीं कर पा रहा था जो जो वहाँ के कल्चर का हिस्सा है। मतलब मैंने 2000 के बाद बियर तक नहीं पी। अच्छा। तो जबकि इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया तुम पार्टी में आ रहे हो तो ड्रिंक वगैरह करो और ये सब। तो अभिष भाई, कमल भाई और रितु शिवपुरी जो दीदी हैं, उन सबको पता था कि भैया आदिल कैसा है, ये आएगा अपने कॉफ़ी वगैरह पिएगा मगर ये ड्रिंक्स वगैरह की तरफ जाएगा ही नहीं। तो वो जो कल्चर था जहाँ पे हम सब पार्टीज में आते थे, जहाँ पे ये सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, रणदीप हुड्डा और ये सब, अरशद वारसी वगैरह, ये सब आए और आते थे, तो मैं उसको वहाँ पे वो नहीं कर रहा होता था जो सब कर रहे होते थे। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को ऑफ बीट समझता था, मतलब कि मुझे लगता था कि मैं यहाँ का हूँ या नहीं हूँ, मतलब तुम समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? तो फिर एक दिन अभिष भाई जो अब दुनिया में नहीं है, मगर अभिष भाई मेरे पास आए, और जो प्रोड्यूसर थे रोर मूवी के, तो वो मेरे पास आए और बोले आदिल क्या हुआ? मैं, अभिष भाई कुछ ऑफ है। बोले सारी लड़कियां हैं, मॉडल्स हैं यहाँ पे, सारे यार दोस्त हैं, तुम मिल लेना। मैं कुछ है जो रोक रहा है मुझे, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। और उन्होंने मुझे एक चीज कही कि बोले आदिल, इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, देन बड़े भाई की तरह मैं ये कहूँगा, यहाँ तुम्हें होना नहीं चाहिए, लिसन टू योरसेल्फ। फिर मैं उठा और वहां से चला गया, एंड दैट वाज द लास्ट टाइम आई वाज इन एनी पार्टी ऑफ सेलिब्रिटीज। तो क्योंकि पता नहीं, एक चीज है जो अंदर से मुझे रोक रही थी, एक चीज जो उधर पुश कर रही थी, तो वहां पे फिर मतलब मैंने उन चीजों को इतने पास से देखा कि जो इमेज हमारे सामने जो क्रिएट की गई है, जो बचपन से मैं देखता आ रहा था, सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, उस इंसान को अगर हम वैसे नॉर्मल समाज में अगर देखें तो वो थोड़े से अलग उसमें आते हैं। तो मैं वो बनना नहीं चाह रहा था, पता नहीं कुछ था जो अंदर से मुझे रोक रहा था। तो वो होते होते तो थोड़ा सा वो जो द्वंद्व जो मैं अंदर की बात कर रहा हूँ वो वहां से शुरू हुआ, और फिर एक रिलेशनशिप में था मैं, जो रिलेशनशिप अच्छा नहीं गया। और सबसे मेन चीज जो मुझे उस दौरान पता चली, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इनटू फिटनेस, तो मैं शरीर पे पूरा काम करता था, रोज जिम जा रहा हूँ, मतलब कि मेरे कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा दोस्त ही नहीं है जो ये कहे कि आदिल ने आज जिम मिस किया हो। अच्छा। तो मैं वर्कआउट मिस नहीं करता था। और फिर वो बंदा जो कभी वर्कआउट मिस नहीं कर रहा, उसको एक इमोशन ने उड़ा दिया, मतलब ऐसा उड़ाया कि मैं न्यूरोलॉजिकल पैरालिसिस तक चला गया। अच्छा। 2019 में आई लॉस्ट माय सेंसेस, धीरे धीरे रात को नींद आनी बंद हुई और आई लॉस्ट माय सेंसेस। जहाँ पे लोग कहते हैं भैया डिप्रेशन और एंजाइटी, मगर वो आता कैसे है? मतलब हमारे यहाँ पे कोई इमोशंस की बात ही नहीं करता, और सबसे मेन नेगेटिव एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन जो कोई भी इंसान ले सकता है वो है गिल्ट। और गिल्ट कभी भी दिया नहीं जाता, लिया जाता है।
लेट मी एक्सप्लेन अगेन। मैं तुम्हें कुछ भी कहूँ, ये खुश तुमने ये किया, खुश तुमने ये किया, खुश तुमने ये किया, मगर वो जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक वो गिल्ट तुम्हारा नहीं है। मगर जैसे तुमने एक्सेप्ट कर लिया, अब वो तुम्हारा हो गया। अब वो तुम्हारी एनर्जीज को ड्रेन कर देगा, तुम्हारी जिंदगी की सारी मोटिवेशन ले लेगा, इंस्पिरेशन ले लेगा, तुम सुसाइडल एज तक जा सकते हो। राइट। तो जब मेरे साथ ये चीज हुई, जब वो लड़की, जब हमारा रिलेशनशिप नहीं चला, बिकॉज एवरी रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस, राइट। और हर कोई पूरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे एक्सपेक्टेशन का एक एज है कि जैसे तुम पूरी करते हो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। राइट। फिर वो पूरी कर दोगे, फिर बढ़ जाएगी। वो एक टाइम आएगा जहाँ एक्सपेक्टेशन का मतलब ही वही है। हाँ, कि भैया इतना कर दो, फिर इतना। हाँ। तो वहां पे क्या हुआ कि वो मेरे को ब्लेम करके गई कि दिस इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू, और वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे ही एक्सेप्ट किया तो मेरी एनर्जीज और ये सारी चीजें ड्रेन होने लगी, और वो ड्रेन होते होते मैं ऐसी स्टेट पे चला गया जहाँ पे, और सबसे मेन चीज खुश जो मैं अपने भाई बहनों जो देख रहे हैं उनको भी बताना चाह रहा था, कि जब तुम ऐसे विक्टिमहुड स्टेट में चले जाते हो तो तुम हर जिंदगी के अंदर या अपने रिश्तों के अंदर जहां भी किसी के साथ गलत हो रहा है तो तुम हर चीज को अपने ऊपर लेने लग जाते हो, कि मेरे भाई के साथ ऐसा हो रहा है मेरी वजह से, मेरी फैमिली के साथ ऐसा हो रहा है मेरी वजह से। तो बेसिकली जब आपने वो गिल्ट एक्सेप्ट किया, आप उस मेंटल स्टेट में चले गए कि जहाँ पे आपको हर चीज अपनी बनाई हुई लगने लगी, मतलब मेरी गलती है। हाँ, हर चीज में आप गिल्ट ढूंढने लग गए। हाँ, वो ये इस स्टेट पे इंसान चला जाता है जब वो एक बार गिल्ट एक्सेप्ट कर लेता है। वो फिर हर जगह, मतलब दुनिया में भी गलत हो रहा है ना, तो वो भी मेरी वजह से हो रहा है। अगर यहाँ अधर्म भी फैला हुआ है तो वो भी मेरी वजह से। मतलब आदमी ऐसी मेंटल स्टेट पे चला जाता है जहाँ पे वो खुद को बस कोसता रहता है। और जब तुम इतना खुद को कोसते हो तो फिर तुम वहां पे कुछ अच्छी एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते। ये चीज हुई कि जहाँ पे मैं बीमार होने लग गया, मेंटली बीमार होने लग गया, और इतना बीमार हो गया कि मेरे हाथ ये इस तरह से टर्न हो गए, रीढ़ की हड्डी बेंड हो गई, इससे नीचे मेरा सारा शरीर सुन्न हो गया, और मेरे टेस्ट बड्स चले गए, अपने सेंसेस जाने लगते हैं। हाँ। मेरे टेस्ट बड्स चले गए, मैं कुछ भी खाता था तो मुझे वो टेस्ट नहीं आता था। अच्छा। और यहाँ पे जाके एक टाइम आया कि मेरे सेंसेस चले गए, मेरा कॉन्शियस माइंड बंद हो गया। मतलब मैं था मगर नहीं था। और ये जो सिचुएशन थी वो, तो ये सिचुएशन आपकी इधर हिसार आने के बाद हुई है? मतलब हाँ, ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था हिसार से। हाँ। फिर उसके बाद मैं एक बार बॉम्बे गया, मगर बॉम्बे में उसकी अति होगी। जहाँ पे रुका हुआ था वो दोस्त मेरे को हॉस्पिटल भी ले गया। सुबह 4 बजे जब मैं, इसका एज शुरू हुआ जब मैं 4 बजे उठने की कोशिश कर रहा था, और मैं हाथ नहीं उठा पा रहा था। साइड में मेरा एक दोस्त लेटा हुआ था। मैं बोला कि मैं, जीवन नाम है उनका, तो मैं बोला जीवन भाई मैं हाथ नहीं उठ रहा। बोला ऐसे कैसे होता है? मैं नहीं उठ रहा। बोला कई बार ऐसे होता है कि हाथ के ऊपर आप सो जाते हैं तो हो गया होगा। मैं नहीं यार, उठ ही नहीं रहा, और ये हाथ नहीं उठ रहा। फिर वो बोला खड़ा हो। अब ये हाथ भी नहीं उठ रहा। मेरी गर्दन बिल्कुल ऐसे हो गई, मैं इस गर्दन को अपनी विल पावर से सीधा नहीं कर पा रहा। और मैं, वो बोला कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो हमारे पड़ोस में एक हॉस्पिटल था, उस टाइम मीरा रोड रहता था। तो मैं चल रहा था वो एक बूढ़े के इंसान की तरह जो 95-100 साल का है, बिल्कुल छोटे छोटे कदम, और गर्दन ऐसे और ऐसे चल रहा। और ऐसे करके मैं हॉस्पिटल पहुंचा। वो दोस्त डर गया, तो ही कॉल्ड अप माय सिस्टर। उस टाइम पे आपका दिमाग चल रहा था सही? दिमाग में मतलब क्या था, ये क्या हो रहा है? मतलब यही तो था, वही तो समझ नहीं आ रहा था ना। क्योंकि वो, ये पहली बार हुआ है। देखो अगर तुम्हारे साथ, तुम्हें कभी गिरे हो, तुम्हें पता है भैया मैं गिरा हूं तो मुझे चोट लगी है और ये हील हो जाएगी। मगर वो जो स्टेट है वो तुम्हें पता ही नहीं ना, क्योंकि तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, तुम्हारे आसपास किसी ने एक्सपीरियंस नहीं की, तो तुम्हारे लिए तो एक नई चीज आ गई ना। अब उसको कैसे समझोगे जो एक नया ही चीज हो रही है? मैं वही कह रहा हूँ कि ये आपकी बात तो रहेगी। मेरा एक छोटा सा सवाल आ गया इसमें बीच में। सो बेसिकली जब भी किसी बंदे के साथ कोई एक नई चीज होती है, खासकर आपकी हेल्थ को लेके, तो इंसान एकदम घबरा जाता है, डर जाता है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, मेरे साथ तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब आप हर पॉसिबिलिटी ढूंढ लेते हो ना अपने दिमाग में कि यार मेरे साथ नहीं हो सकता ये, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मतलब ये क्या हो रहा है। मतलब वो वाला जो स्टेट है, मतलब वो एकदम, मतलब क्योंकि मेरे साथ एक हुआ है, मेरे साथ भी वो, उस स्टेट में आके मतलब क्या होता है कि मैंने क्यों इतनी मेहनत कर रहा था मैं, अब क्या होने वाला है। मतलब वो नहीं होता, आप ये होता है आपका 360 पूरा। मतलब आप पूरी लाइफ टाइम को ढूंढ लेते हो कि यार, उस टाइम पे होता है कि यार
अब कोई एक शक्ति चाहिए या भगवान होना चाहिए बचा ले, मेरे ख्याल से तो भगवान ही याद आता है उस टाइम। ये जो स्टेट है ना, इस स्टेट पे मतलब मेरे को लगता है कि आप जितने भी लोग देख रहे हो ये चीज, अगर आप लोगों के साथ हुआ है, इस स्टेट में आके आपको पता लगेगा कि अगर कोई शक्ति है जीवन में तो वो क्या है और आपको किस लेवल से लेके कहाँ पे लाया जा सकता है। वहां पे फिर आपको पता लगेगा। जो लोग भी जितना ये नेगेटिव सोचते हैं कि यार कुछ नहीं होता, खाया पिया करो, ये करा करो, कुछ मत करो, एक्सरसाइज मत करो, उन लोगों के लिए ये है। जब आप इस स्टेट पे जाओगे, ऐसी पोजीशन पे जाओगे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि चीजें, पावर क्या है, भगवान क्या है। अगर उस टाइम आपको ये याद आ गया तो फिर आगे की जर्नी कैसी होती है वो भाई बताएंगे। बताइए आगे। देखिए कुछ जो मेरे साथ जो चीजें घटित हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि सी आई ऑलवेज बिलीव्ड सिंस आई वाज 16 और 14। तो मैंने एक फिल्म देखी थी शिरडी के साईं बाबा, और तब से एक फेथ डेवलप हुआ उनकी तरफ, और वो तब से मुझे उस फेथ को और स्ट्रॉन्ग करते गए। मैं उनको टेस्ट करता गया, वो मेरे को टेस्ट करते गए। ऐसे हर ईश्वर को टेस्ट भक्त करता है और भक्त को ईश्वर करता है। तो वो जर्नी जब से थी। तो अब ये जब मेरे साथ ये 2019 में हो रहा था, तो उस समय भी उनका मैंने फेथ का दामन नहीं छोड़ा कभी। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है या ऐसी स्टेट में है, तो उसे दो चीजें चाहिए निकलने के लिए। फेथ किसी के भी अंदर, ईश्वर हो या खुद के अंदर हो या प्रकृति के अंदर हो, यू नेम इट एनीथिंग, मगर हमें एक पक्का विश्वास चाहिए। और एक विल टू कम बैक। मेरी जो विल थी वो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे घर वाले थे, जिनके लिए मैं वापस आना चाहता था। मैं उस स्टेट पे था जहां पे मेरा कॉन्शियस माइंड बंद हो गया था, मगर फिर भी मैं वापस आना चाह रहा था। वो जो आने की इच्छा है वो हर एक इंसान के लिए जरूरी है। अगर तुम्हें पास कोई इच्छा ही नहीं है वापस आके, करोगे क्या? फिर तुम आओगे ही क्यों? तुम लड़ोगे ही क्यों? तुम उस सिचुएशन से फाइट तब करते हो जब तुम वापस आना चाहते हो, बिकॉज ऑफ द विल, क्योंकि तुम्हें किसी के लिए वापस आना है। और फेथ चाहिए क्योंकि वो तुम्हें हेल्प करेगा वहां से आने के लिए। तो जो मेरा फेथ जो था उस टाइम पे टेस्ट हुआ। राइट। तो जब ये सिचुएशन आ गई और वो मेरा दोस्त जो डर गया था, जब मैंने बताया कि हम हॉस्पिटल गए, ही कॉल्ड अप माय सिस्टर कि बोले आदिल के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो मेरी बहन बोली कि भैया हम बॉम्बे में किसी को नहीं जानते, किसी तरह से इसको फ्लाइट में चढ़ा दे और ये हिसार आ जाए, बोले फिर इसका पूरा ट्रीटमेंट ले लेंगे। मगर यहाँ पे मेरी एनर्जी ड्रेन होने लगी थी, मतलब मैं चल नहीं पा रहा था, मेरी रीढ़ की हड्डी बैंड होने लगी थी। मगर किसी तरह जैसे हॉस्पिटल गए, उन्होंने कुछ ग्लूकोज वगैरह चढ़ाई तो थोड़ी सी एनर्जी आई। अब फिर वो फ्लाइट्स वगैरह बुक की, और वो फ्लाइट्स बुक करने के बाद और फिर वहां से हमने, और इसी के साथ हमारे बीच में बजरंगबली जी आए। जय हो। तो यहाँ से वो दीदी ने उसको कॉल किया और किसी तरह से अरेंज किया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं किसी तरह से यहाँ पे पहुंच गया। मगर सबसे मेन चीज, जब मैं यहाँ पहुंचा तो मेरे सेंसेस, मेरे टेस्ट वाले बर्ड्स कहाँ पे खत्म हुए? वो हुए बॉम्बे एयरपोर्ट पे। मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे था और मैंने फ्लाइट की टिकट ले ली थी और मेरी हालात ऐसे थे कि मैं बीमार जैसा दिख रहा था। तो वहां पे क्या चीज हुई कि जो जो मेरे दोस्त को मैंने कॉल किया कि मैं जीवन, मेरी एनर्जी डाउन आ रही है। वो बोले कि आदिल भाई कोई लेमनेड वगैरह ले लो। तो मैंने वहाँ लेमनेड के लिए कहा कि भैया भैया लेमनेड दे दो। उसने लेमनेड दिया, मैंने वो टेस्ट किया, मेरे को उसमें नींबू का टेस्ट नहीं आया। अच्छा। वो बोला भाई साहब डाला तो है। हाँ। मैं और डाल दो। उसने वो स्प्रे, वो स्पिरिट सा होता है उनका, उसने वो लिक्विड और डाल दिया, मेरे सामने डाला और मैंने उसको पिया, मेरे को टेस्ट नहीं आया। ये अलग ड्रामा भी है। मतलब हर चीज को जिसको हम वो ग्रांटेड लेते हैं, वो चीज की अहमियत मेरे को तब पता चली कि मैं, भैया जिस चीज को तुम ऐसे ही कह देते हो, भैया चीनी का मैं, नमक का मैं, थूक दिया फूक दिया, अब तुम्हें पता चला कि जब वो चला जाता है तो वो क्या चीज है। और यहाँ से फिर मैं फ्लाइट में बैठा और अब मैं वापस यहाँ पे दिल्ली आया और वहां से वो मेरी सिस्टर ने मुझे पिक किया। इधर तक मैं सेंसेस में था, कॉन्शियस माइंड मेरा चल रहा था, मुझे पता है ये मैं हूँ, ये बीमार हूँ, चल नहीं पा रहा, टेस्ट बर्ड जा रहे हैं और ये सब चीजें।
मगर मेरी सिस्टर ने जैसे ही मेरे को बिठाया गाड़ी में, मुझे याद है कि मैं पीछे वाली सीट पे बैठा था और मेरी सिस्टर ड्राइव कर रही थी और इधर उनकी फ्रेंड बैठी थी। शाम का 6:30-7 बजे का टाइम था। गाड़ी चल रही है और मेरा जो सर है वो साइड वाली विंडो पे था और शाम का टाइम है, गाड़ियां यहाँ से क्रॉस कर रही हैं लाइट, और ये इधर से क्रॉस करते करते मैं ये लाइट्स को देखते 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 डन। उसके बाद मेरे को याद नहीं है कि मैं कहाँ पे था। मतलब ये ही एक चीज थी जो जहां तक मुझे पहुंचना था उस समय पे। और मैंने 2 बुक ऐसे हाथ में रखी हुई थी पूरी जर्नी में, जब फ्लाइट ली और वो सारी चीजें, वो साईं बाबा की थी। वो मैंने कभी खोली नहीं, आज तक नहीं खोली, मगर उसको पकड़े रखना ही मेरे लिए काफी था। वो बुक भी अभी भी मैंने संभाल के रखी हुई है और वो फ्लाइट टिकट भी मेरे पास है जिस फ्लाइट से मैं आया था। वो मेरे लिए एक जर्नी का वो मार्क था कि भैया यहाँ से मुझे वो रखना जरूरी था, क्योंकि वो मेरे लिए एक पॉइंट था कि जहां से मुझे समझ में आए कि तू कहाँ गया था और कहाँ से आया है। फिर उसके बाद मेरा कॉन्शियस माइंड शट डाउन हो गया। फिर मुझे नहीं पता कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी सिस्टर वगैरह बता रही थी भाई तुझे होली जिंदल हॉस्पिटल में भी लेके गए, होली हॉस्पिटल में लेके गए। उस टाइम के मुझे फ्लैशेज याद हैं। एक फ्लैश याद है कि मेरा दोस्त है, उसका सलोन है यहाँ पे, लवली सलोन जिमी का, उस सलोन के अंदर एंटर कर रहा हूँ, मुझे ये याद है। और मुझे याद नहीं है वहां क्या किया, क्या हुआ था। और मुझे एक याद है कि मेरे हाथ में अंडरवियर रखा था। और मुझे उस टाइम का हाँ एक ही याद है कि मुझे मेरे यहाँ पे कोई तार लगा रहा था, अच्छा, करंट सा। तो जब मैं वापस आया तो फिर मैं वापस आने की अलग जर्नी है, मगर जब इस स्टेट से जब मैं वापस आया तो मैंने मेरी सिस्टर से पूछा, बड़ी बहन से, कि मेरे को ये चीजें याद है, मेरे को और कुछ भी याद नहीं है इस समय का। तो बोली तेरे को याद नहीं है, तू लवली वो जिमी के वहां तेरा हेयर कट करवाया था और ये चीज? हाँ बिल्कुल नहीं, मेरे को एंट्री याद है। मैं मेरे हाथ में अंडरवियर था, वो कहाँ था? बोली तेरे को शोरूम लेके गए थे। मैं याद ही नहीं। और वो जो करंट लगा रहे थे, बोले तेरे को पता नहीं हॉस्पिटल में तेरे को टेस्ट कर रहे थे कि इसका ये न्यूरो सिस्टम और ये वो। तो मेरा उस टाइम की सारी जर्नी साफ है, मगर ये 3 इंसिडेंट हैं जो मुझे याद हैं। फिर मैं वापस कहाँ से आया कि मेरी सिस्टर ने जब मेरे को बताया कि क्या क्या हुआ और वो सब चीज़ें, तो उन्होंने बताया कि सब डॉक्टर, काफ़ी डॉक्टर्स ये बोले कि जब उन्हें ये पता चला कि आदिल एक्टर है, वो बोले कि ही इज इनटू ड्रग्स। मेरी सिस्टर बोली भैया इसने 2000 के बाद बियर तक नहीं पी। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो एक पिक्चर क्रिएट करके कि बॉलीवुड एक्टर है और नशे तो करता होगा और उस वजह से ये हालात पे पहुंच गया, मगर ऐसा कुछ था ही नहीं। तो फिर यहाँ पे मुझे वो दीदी मेरे को घर ले आई, क्योंकि वो मुझे पागल खाने भर्ती कर रहे थे। वो बोले कि ये इंसान अब दोबारा चल नहीं सकता, अब दोबारा वापस नहीं आ सकता, हमने सारी चीज ट्राई कर ली। मेरी सिस्टर बोली भैया जो होगा हम इसको घर लेके जाएंगे, ये हमारा है, हम इसको पागल खाने भर्ती नहीं करेंगे। तो हमारे पड़ोस में एक अंकल हैं, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, डॉक्टर अहलावत। उनका एक बेटा एलोपैथी डॉक्टर है और एक बेटा होम्योपैथी डॉक्टर है। तो जो होम्योपैथी डॉक्टर है नीरज, डॉक्टर नीरज, वो जब उनको ये चीज़ पता चली तो वो बोले कि मैं इनको एक सोल्ट देता हूँ। उस टाइम मेरे हाथ ऐसे रहते थे हमेशा, अच्छा, और मैं ऐसे अलाथी पलाथी माल के और ऐसे बैठा रहता था, ये मेरी बैंड रहती थी। तो जैसे वो सोल्ट देके गए तो मेरे वो एक काली फॉस्फेट था, एक दूसरा सोल्ट था, तो वो जैसे देके गए तो फिर मैं उस चीज़ को सुबह मेरी सिस्टर ने देखा कल कि मेरे दोनों हाथ हैं वो ऐसे रखे हुए हैं। अच्छा, तो जो ये हाथ रखे हुए हैं, इतना इम्प्रूवमेंट उस डॉक्टर के लिए काफ़ी था। फिर वो डॉक्टर बोला कि अब इसका मैं ट्रीटमेंट ले लूँगा। तो वो 2 सॉल्ट्स देके गया, वो बोला कि हर 2 घंटे में इसकी जीभ पे डालते जाओ। अभी तक मैं वापस नहीं आया था, मेरे सेंसेस अभी तक नहीं आए थे। ये मेरी सिस्टर ने मेरा इम्प्रूवमेंट देखा। मगर जैसे ही वो डॉक्टर ने वो जो सॉल्ट्स देने लगे, मेरे हिसाब से मुझे 5-7 दिन और लगे होंगे, एंड माई कॉन्शियस माइंड केम बैक। मगर जैसे ही कॉन्शियस माइंड वापस आया, मुझे ये पता था ये मैं हूँ, ये बीमार बैठा हूँ, ये मेरी मम्मी है, ये मैं चल नहीं पा रहा। और यहाँ से फिर मैंने जो सबसे पहले जो चीज़ शुरू की, इससे पहले आई यूज्ड टू मेडिटेट, ध्यान वगैरह करता था।
तो मैं दोबारा ध्यान करने लगा, और जिसको हम अपनी इंट्यूशन कहते हैं या हायर सेल्फ कहते हैं, या वो एक आवाज़ जो अंदर से हर किसी को सुनती है, जो अच्छाई की तरफ मोड़ती है और एक बुराई की तरफ मोड़ती है। तो उस आवाज़ ने, जिसको मैं गुरु कहता हूँ, तो जब उस आवाज़ से मुझे पहला मैसेज आया, वो ये आया कि स्टार्ट गेटिंग अप बिफोर सनराइज। अच्छा। तो मैं बीमार रहता था, बीमार था, बेड में था, मगर जो पहली बार जब मैं आया, कॉन्शियस माइंड वापस आया, तो मैंने ध्यान किया, तो ये पहला मैसेज था। तो मैं रोज सूर्योदय से पहले, वैसे बेड में रहता था, मगर सूर्योदय से पहले बैठ जाता था। अच्छा। यहाँ से मेरा हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, बिकॉज व्हाट हैपेंड इज आई केम बैक इन द सिंक ऑफ नेचर, एंड नेचर इज द ग्रेट हीलर। हम बीमार ही इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम नेचर के सिंक से बाहर जा रहे हैं। राइट। मतलब हमारा जो सोने की प्रवृत्ति है, जो उठने की टाइम है, वो सब इम्बैलेंस हो रहा है, और इसकी वजह से हम बीमार होते जा रहे हैं। मगर जब ये पूरी जर्नी है, मुझे कुछ महीने लगे यहाँ से वापस आने में, अब जो नॉलेज आ रही थी वो मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, वो कहीं मैंने सुनी नहीं थी, और मेरा शरीर कुछ ऐसी चीजें कर रहा था जो मेरे लिए नया था। मगर सबसे मेन चीज जो मैं इस समय कर रहा था, मैं उसको डाउट नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट क्वेश्चनिंग दैट इनर इंटेलिजेंस, क्योंकि हम सब ये सोचते हैं कि भैया अगर ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है। मैंने उसको क्वेश्चन नहीं किया, मैं बस उसको ऑब्जर्व करता गया, और इस तरह से फिर मेरा शरीर वापस आता गया। एक बार मैं ऐसे उठने की कोशिश कर रहा था, और मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं थी, तो मेरी मम्मी ने डंडा दिया, और मैं डंडे की हेल्प से खड़े होने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही मैंने उसको पकड़ा, मेरे हाथों में स्ट्रेंथ नहीं था, तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज कि ध्यान, तुमने भी ध्यान किया होगा, तो उस ध्यान का एक रूल है, वेयर एवर योर अटेंशन गोज योर एनर्जी फ्लोज। तो मैं अपनी अटेंशन को अपने हाथों पे भेजने लगा, और धीरे 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 ये स्ट्रेंथ वापस आने लगा, मेरी नर्व्स मजबूत होने लगी, और मेरा स्पाइन धीरे धीरे सीधा होने लगा। इट टुक फ्यू मंथ्स टू कम बैक, मगर यहाँ से मैं धीरे 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 वापस आ गया। मगर इस दौरान, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा पा रहा था, मैं अंदर जाने लग गया। अंदर जाके ये देख रहा था कि अगर मेरी बॉडी के अंदर थोड़ा सा भी ट्विच हुआ है तो वो क्यों हुआ है। और जब मैं पूरा हील हुआ, तब मेरे को समझ आया कि भैया देयर इज लॉट्स मोर की जो हमें दिया गया है, जो हमारे पास नॉलेज है। और जब मैं उस चीज से बिल्कुल ठीक हो गया, इट्स बीन 4-5 years, तब से लेके अब तक मैं बीमार ही नहीं होता। अच्छा। क्योंकि मुझे ये पता है कि हम बीमार होते क्यों। क्योंकि खुश, मेरे हिसाब से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेशेंट्स। एक जो बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक होते हैं, वापस आते हैं और अपने लाइफस्टाइल में वापस चले जाते हैं। एक जो बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और ठीक होते हैं और फिर वापस आते हैं, दे आस्क क्वेश्चन कि मैं बीमार हुआ कैसे। ये दूसरे टाइप का पेशेंट मैं हूं। मैंने उस चीज को पक्का क्वेश्चन किया कि भैया मैं जो हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखा, मैं जो रेगुलर वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी ऐसा अपने शरीर में डाल ही नहीं रहा, ऐसे शराब वगैरह और स्मोकिंग वगैरह मैं करता ही नहीं, तो क्या चीज थी जो मैंने गलत किया। इट्स आई नीड टू अंडरस्टैंड फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मैं दोबारा वहां नहीं जाना चाहता था। तो ये जो सारी अंडरस्टैंडिंग थी वो मेरे लिए समझनी जरूरी थी, और वो समझने के ऊपर जब मैं समझने लगा कि, तो मुझे ये समझ आया कि जो असली ज्ञान है वो हमारे सामने नहीं है। तब मैं किताबें पढ़ने लगा, क्योंकि ज्ञान मेरे पास तो आया, मैं ठीक भी हो गया, बट देन आई क्वेश्चन इट कि क्या ये मैं ही हूं जिसके पास ये ज्ञान आया है? हमारे पूर्वज बेवकूफ तो नहीं थे, दे हैड दिस नॉलेज, वो भी अच्छे विद्वान थे। तो जब मैंने ये क्वेश्चंस किया, तो फिर मैंने एक बुक पढ़ी परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, और वो बुक पढ़ने के बाद मुझे एक टेक्निक, उस बुक में वो मेंशन नहीं है, मगर एक टेक्निक है जो परमहंस योगानंद जी सिखाते थे, योगोडा टेक्निक। दिस टेक्निक इज ऑल अबाउट हाउ टू रिजुविनेट योर एवरी सेल एंड टिश्यू विद द पावर ऑफ योर विल। और तब मुझे समझ में आया, भैया यही चीज तो करके मैं वापस आया हूँ। आई यूज माई विल अटेंशन टू इनहेंस माई एवरी सेल एंड टिश्यू, और मेरा शरीर वापस ठीक हो गया। तो इसका मतलब उस शक्ति के साथ, जिसको अपन विल पावर कहते हैं या अटेंशन कहते हैं, उससे तुम अपने शरीर को ठीक कर सकते हो। और जैसे ही मुझे ये चीज समझ में आई, और फिर मैं 1.5 साल पढ़ता रहा। मतलब एक कमरे में था और मैं बस ज्ञान के पीछे भाग रहा था।
और यहाँ ज्ञान के पढ़ते पढ़ते वही जो गाइड, जो इंट्यूशन मुझे अंदर से गाइड कर रही है, और जो हर किसी को करती है, जो हर जगह है, मैं उसको गुरु कहता हूँ, जो गुरु तत्व है, उन्होंने कहा कि यू अलोन कांट डू इट बिकॉज नॉलेज इज लाइक अ ओशन. Then I asked, like, guide me, what do you want me to do? And then that guidance said, bring all the people together who has knowledge, जिनके पास ज्ञान है. अब ज्ञान मैं किसको कहता हूँ? ज्ञान इज नॉट इंफॉर्मेशन. देखिए, गीता पढ़ सब सकते हैं, गीता जीते कम है. राइट. आयुर्वेद पढ़ सब सकते हैं, आयुर्वेद जी कम लोग रहे हैं. जो जी रहा है वो ज्ञानी है. तो जो एक योद्धा मूवमेंट जो स्टार्ट हुई वहां से, गुरु के गाइडेंस से, उस योद्धा मूवमेंट का मेन उद्देश्य ये है कि हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को वापस इस जनरेशन और अगली जनरेशन के लिए ले आएं. और उसमें मैं काफी योद्धाओं से मिला, जिनको मैं योद्धा ही कहता हूँ, जिनके पास ज्ञान है. और यहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई जो तुम कह रहे थे, 360 डिग्री जो टर्न हुआ. एक एक्टर जो योगी या फकीर या योद्धा में कन्वर्ट हो गया, तो ये उसकी जर्नी है. सो दोस्तों, ये पॉडकास्ट हम एकदम से यहीं ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद एक नया पॉडकास्ट नई जगह पे होगा और उसमें हम जानेंगे कि योद्धा मूवमेंट क्या है. सो बेसिकली एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने वाला है, जिसकी ऑलरेडी तैयारियां हो चुकी हैं. काफ़ी बड़े स्टेज पे काम कर लिया गया है. तो भी हम नेक्स्ट एपिसोड में उसके बारे में जानेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट. स्टे ट्यून. गुड बाय. थैंक यू वेरी मच. हमारे पूर्वजों का ज्ञान हमारे बचाने के लिए यही है. बस हमारे जैसे, आप जैसे, भाई जैसे ऐसे योद्धा चाहिए जो उस ज्ञान को वापस ले आएं, खुद जिएं और फिर दूसरों के साथ साझा करें. चमकते रहिए, बचाते रहिए. धन्यवाद भाई साहब.